हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस कोर्स में। हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एसबीटी के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें सिलेबस में आपके एसबीटी में डिस्कस्ड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होंगी। जो थ्योरी आपका सिलेबस आपके सामने है, जैसे यूनिट 1 का फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने है, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें और उसके आसपास घूमती हुई जितनी भी चीज़ें हैं जो एज ए सिविल इंजीनियर फोर्थ सेमेस्टर में आपको पता होना चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें या तो हम यहाँ नोट्स में आपको लिख करके देंगे या फिर हम आपको क्लास में जो ये आप लेक्चर सुन रहे हैं इस लेक्चर में हम आपको इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये सारे जो आप नोट्स देख रहे हैं ये सारे आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं और कुछ इसके आसपास घूमते हुए भी हैं। जहाँ पे ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा बताने का वहाँ पे हम लोग इसमें एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपने सिलेबस पे स्टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये नोट्स और ये फर्स्ट वाला जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये दोनों डेमो वीडियोस और डेमो नोट्स की तरह भी शेयर्ड होते हैं। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि ये एसबीटी जो बिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो फोर्थ सेमेस्टर में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना होता है, जिसमें कुछ यूनिट्स हाईवे इंजीनियरिंग के हैं, कुछ रेलवे इंजीनियरिंग के हैं, तो ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। कोर्स कैसे लेना है, तो जब अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जानना है तो आप इस वेबसाइट dadsir.com पे आप लॉगिन जाके आप वहाँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कोर्स जो है ऑप्ट कर सकते हैं। जनरली कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ होने का रीज़न होता है कि आपका जो भी आप सेमेस्टर के स्टार्ट में अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आप सेमेस्टर एंड तक में आप पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे नोट्स पीडीएफ आपको शेयर्ड रहेंगे, जहाँ जब आप लॉगिन करेंगे आप कोर्स लेंगे उसके अंदर जहाँ आपको लेक्चर मिलेगा वहीं साथ साथ आपको सारे नोट्स भी पीडीएफ मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। जो नोट्स होते हैं उसमें जो आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स होते हैं ये हम लोग डाउनलोडेबल वीडियो रखते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, अगर अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा करते हैं या बीच में जब आपके टर्म एग्ज़ाम्स आते हैं जो आपके क्विजेज़ होते हैं, 4 एग्ज़ाम्स आपके जो डिवाइड होते हैं, तो उस समय भी आपके न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस ज़्यादा होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने पास लाइफ टाइम के लिए सेव रख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पढ़ेंगे यही चीज़ आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसके आपके 4 यूनिट्स है जिसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो आपके जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स जो है मेन वो आपके हाईवे पे हैं और जो लास्ट वाला यूनिट है वो आपका रेलवे पे है। तो ये हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग बन जाएगा आगे जाकर के डिप्लोमा लेवल के जो भी AE JE लेवल के आप एग्ज़ाम्स देंगे या फिर आप बीटेक करके भी जो गेट लेवल के एग्ज़ाम देंगे ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि अब हम लोग एसबीटी के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। हाईवे इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होगा वो जियोमेट्रिक डिज़ाइन इसमें डिस्कस होगा और आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है हाईवे का वो इसमें डिस्कस होगा, जैसे बिटुमेन हो गया और वो कंस्ट्रक्शन का जो सारा मेथड्स हो गया, टेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें हाईवे वाली कवर होगी। और रेलवे में आपको ऑलमोस्ट जो उनका सिलेबस है एसबीटी में, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर हो जाएंगी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं। अब क्योंकि आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एसबीटी के, 1 साल की आपकी पढ़ाई और है, उसके बाद आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे होंगे, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप जब आप पास होंगे उसके बाद अगर आपके 6 मंथ्स में अगर आपके कोई पेपर होंगे तो ऑब्वियसली आप क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आप अभी जस्ट पढ़ के ही निकले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे होते हैं जो आप कॉलेज लाइफ में समझे ही नहीं होते हैं, आप बस उसको रट करके एग्ज़ाम दे दिए होते हैं और फिर भूल गए होते हैं। तो कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उनको आप अभी से ही पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक करना है तो बहुत टाइम अवेलेबल नहीं है और आप में से बहुत लोगों के पास इतना मार्जिन भी नहीं होता है कि वो 2-3 साल लगातार प्रिपेयर कर सकेंगे। तो उनको एक शॉट ही अवेलेबल होता है जिसमें उनको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो मेरा एज अ मेंटर आपको सजेशन रहेगा कि आप जो भी कोर्सेज अभी हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि इसमें हम आपको कुछ, अभी तो हम आपको इस नोट्स जो प्रिपेयर किए ये तो आपका एक्चुअल वो नोट्स है जो आपके एग्ज़ाम में आपको पास करा देगा। ये वो नोट्स है जिसको आप लिख के एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको 70 में 70 आने के चांसेस होंगे। आपको जब हम ये पढ़ा रहे होंगे तो हम इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें होंगी जो हम आपको क्लाउड बना करके बताएंगे और इसमें जो इन्फॉर्मेशंस लिखे होंगे ये वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे जिनको आपको अपने एक नोट कॉपी बना करके उसमें ज़रूर लिख लेना है और याद रखना है।
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जिससे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्वेश्चन एसबीटी में, या फिर जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक में आपको जा करके जिस कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा जो आपको ट्रबल देगा कभी ना कभी, हम वो सारी चीज़ों को यहाँ पे इस तरह से क्लाउड बना करके जिस भी शीट पे जो रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ पे इसको लिख दिया करेंगे। और इसका PDF हम आपको जो आपके क्लास नोट्स होंगे जो आप कोर्स के अंदर में डाउनलोड करते हैं वहाँ आपको ये वाला नोट्स आपको मिल जाएगा। ये अभी इनिशियल नोट्स होता है, जब हम पढ़ाते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ाने के समय रियलाइज़ होती हैं कि शायद कुछ और ऐड कर देना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ऐड होने के बाद जब आप लेक्चर एंड करेंगे उसके बाद आपको वो वीडियो जो है जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। आप अगर पहला वाला आप यूनिट देखेंगे तो इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अब तक आपको वैसे ही पता होती हैं, बस एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है वो उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको थोड़ा सा जो नोट्स है वो आपको उस तरीके से प्रिपेयर कर देगा कि आप जैसे रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप यूं ही लिख सकते हैं, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लिख सकते हैं। तो हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं किल करेंगे, हम आपको सिर्फ नोट्स दिखाएंगे, हम आपको चीज़ें समझा देंगे कि मेन इंपॉर्टेंट कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि वो पॉइंट्स एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करके आएँ। क्योंकि कॉपी जब चेक होता है तो कॉपी जब क्वेश्चन होता है उसमें भी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक आंसर शीट होता है जो टीचर्स अपने लिए प्रिपेयर करके रखते हैं कि किसी एक क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो बेस्ट आंसर कैसे डिसाइड होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स दिए रहते हैं। तो जब भी आप कोई आंसर लिखे तो आपका ग्रामर और आपका एक्सप्लेनेशन तो रहेगा ही, बट साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करें जिससे आपको ये थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो जब आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन नेशनल डेवलपमेंट है, अगर ये 4 मार्क्स का थ्योरी है तो यहाँ पे आपको कुछ इतने पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि आप इनमें से मैक्सिमम भी अगर आप जैसे आप हाफ भी अगर याद रख लें और फिर आप इनको एक्सप्लेन कर दें तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज तो आप रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आप यूं ही अपने नॉलेज से भी लिख सकते हैं, बट हो सकता है कि उसमें जब टीचर कॉपी डिटेल में चेक करते हैं तो वो 6 में आपको 3 दे या 4 में आपको 2 दे। जब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो 3.5 से 4 मार्क्स, वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखे हैं, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, उस हिसाब से आपको ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग ये तो हो गया सारा इंट्रोडक्शन वाला बात कि हम लोग क्या करने वाले हैं और ये कोर्स क्या है। अब हम लोगों का जो हम लोग प्रोसीड करेंगे उसमें हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आप जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं ये पहला वाला लेक्चर तो क्योंकि यूट्यूब पे और कोर्स में दोनों में ही कॉमन रहता है, ये डेमो वीडियो का भी काम करता है। जब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में ट्रांसपोर्टेशन को, तो जो आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से हम लोग सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। यूनिट 1 आपका ये है, इसको जितने लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितना देर हमको लगेगा आपको इन सारी चीज़ों को समझाने में, उसी तरह से लेक्चर्स कंटिन्यू होता रहेगा। कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसको 2 ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे या फिर इसको अगर आपके सिलेबस में यहाँ पे 4 आवर्स इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ज़रूरी भी नहीं है कि वो 4 आवर्स तक जाए ही। जितना भी रिक्वायरमेंट होगा हम सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड रहता है तो आपको जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज आपको हो सकता है नोट्स का समझ में नहीं आया हो, या कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक जो हम 2-3 मिनट एक्सप्लेन किए हैं हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आया हो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। व्हाट्सअप करके अगर आप पूछना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करना है तो कॉल करने के लिए थोड़ा सा टाइमिंग इश्यूज़ हो सकता है, लेकिन आप पहले कॉल कर लें, अगर हम फ्री रहेंगे तो उसी समय डिस्कशन हो जाएगा, या फिर हम आपको कोई टाइम स्लॉट बता देंगे। अगर हम नहीं रहे, ऑफिस में कोई भी अगर फ़ोन रिसीव करता है तो वो भी आपको एक टाइम बता देगा कि कितने टाइम में हम अवेलेबल हो सकते हैं, उस हिसाब से आप फ़ोन करके भी अपने डाउट्स पर्सनली 1-to-1 क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट्स का हम आपको एक्सप्लेनेशन बता दिए। जब आप लेक्चर देख रहे होंगे, जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा, अब जैसे यूनिट 1 है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो यूनिट 1 के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन नहीं रखेंगे। यूनिट 2 जब आपका कंप्लीट होगा तो यूनिट 2 ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, यूनिट 2 जब कंप्लीट होगा तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उतने देर में तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम लोग जब यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे तब हम लोग 1 और 2 को कंबाइन करके 1 या 2 सेशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशंस रखेंगे, जिसमें हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पॉसिबिलिटी होता है जिसका कि एसबीटी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे।
उसके पॉसिबल आंसर्स जल्दी जल्दी में हम लोग सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको इस नोट्स में मिलेंगे ही। आप ये जो नोट्स पढ़ेंगे, ये नोट्स आपके SBT के हिसाब से सफिशिएंट है आपके 70 में 70 के लिए। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके भी इसमें लिखी रहती हैं, और सारे क्वेश्चंस का जो पॉसिबल आंसर्स भी है वो इसी के अंदर में आपको छुपा हुआ है। आप नोट्स को पढ़ेंगे, आप लेक्चर्स देखेंगे, और आप जब वो MCQ क्वेश्चन वाला सीरीज़ देखेंगे तो आपको ये ओवरऑल आपका उसमें जो डेवलपमेंट होगा इस सब्जेक्ट का वो आपका हो जाएगा। अब यूनिट 2 न्यूमेरिकल वाला भी चैप्टर है, उसमें कॉन्सेप्ट भी है, MCQ भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही उसके जस्ट बाद उसका न्यूमेरिकल आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए ऑब्वियसली हम लोग लास्ट का वेट तो करेंगे नहीं, जिस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जो न्यूमेरिकल है वो टॉपिक कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल आ जाएगा। ये पूरा मेरा प्रोसेस रहेगा। इस तरह से हम लोग अपने इस हाईवे जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। नोट्स का सैंपल हम आपको दे ही दिए हैं। यही वाले नोट्स जो हैं ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर हो जाते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये वो ग्रुप है जहां हम सारे डेमो वीडियोस का लिंक, नोट्स का PDF, जो डाउट सेशन वहाँ जो ग्रुप में डाउट डिस्कशन होता है वो सारी चीज़ें हम लोग इस ग्रुप में करते हैं। कोई भी क्लासेस अगर यूट्यूब पे आनी है तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बनती है। जो आपको अपने कुछ थॉट्स होते हैं किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, आपको अगर मैराथन चाहिए होता है या कोई लेक्चर चाहिए होता है, आप सारी चीज़ें यहाँ बता सकते हैं। इसमें क्या है कि हम टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हम इस ग्रुप में आप जो भी मैसेज करते हैं वो हम जल्दी ही देख लेते हैं, हम उसी अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। इस नोट्स का PDF अगर लेना है, जो अगर आप कोर्स नहीं भी लिए हुए हैं अभी और अगर आपको PDF देखना है इसका, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। इस ग्रुप में इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आपका PDF जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। ये सैम्पल जो आपका यूनिट 1 है, हम इस पूरे यूनिट 1 का ही PDF आपको शेयर कर देंगे। आप वो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से ये नोट्स, ये मेरा जो समझाने का तरीका है, अगर आपको ये लगता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अच्छा है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो अभी से लेकर के जो आगे के 4 महीने हैं, इस पूरे 4 महीने में हम लोग जैसे अभी एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग एडवांस सर्वेइंग का भी कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। उसका भी आपको जो डेमो वीडियो होगा और उसका जो डेमो PDF होगा वो भी आपको इसी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ये भी आपका लेक्चर आ जाएगा। तो 4th सेमेस्टर के लिए करेंटली अभी हम लोग एडवांस सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यही 2 सब्जेक्ट अभी हम लोग करेंटली वो कर रहे हैं, लॉन्च किए हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स अभी नहीं स्टार्ट किए हैं। अगर ये पेपर बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर दिए आपका, तो फिर हम बाकी के पेपर्स को भी टच कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मेरे यही 2 पेपर्स इस सेमेस्टर के लिए फाइनल रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने वापस पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ये था सारा आपका जो कोर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमको आपको प्रोवाइड करना था। अब ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले जब हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करना है तो हम लोगों को समझना है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका रोडवेज हो सकता है, आपका रेलवेज हो सकता है, आपका वाटरवेज हो सकता है, आपका एयरवेज हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है और यही चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब जो पहला वाला यूनिट है ना, वो आपका स्पेशली फोकस करता है हाईवे इंजीनियरिंग से, क्योंकि यूनिट 2 और 3 हाईवे इंजीनियरिंग पे है। तो 1 में भी आपको हाईवे इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अलाइनमेंट क्या होता है, उसका कौन सा सर्वे होगा जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पे आपका सर्वे का वर्ड नहीं यूज़ किया है, बट हाईवे का अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए 4 तरह के सर्वे होते हैं। ये सर्वे का नाम अगर आपको नहीं पता रहेगा तो ये रोड अलाइनमेंट पढ़ना आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम आपको वो 4 आपके जो सर्वेज होते हैं उनके बारे में भी इसी वाले सिलेबस में इसके बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि इनकेस अगर आपको मन है वो लेक्चर नहीं देखने का, आप मत देखिए। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए या कहीं से भी अगर बाई चांस एक उम्मीद रहता है कि अगर क्वेश्चन पूछते हुए वो सर्वेज के बारे में भी डिस्कस कर ले, क्योंकि रोड अलाइनमेंट टॉपिक है तो रोड अलाइनमेंट टॉपिक पे जुड़ा सर्वे भी है, तो इसके लिए हम जब यहाँ पे रोड अलाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तब हम आपको ये टॉपिक्स के बारे में भी लास्ट में थोड़ा टाइम लेके या तो उसी लेक्चर में या तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में साथ साथ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे टॉपिक होते हैं, मैप स्टडी होता है, उसके बाद आपका रिकॉनेसेंस सर्वे होता है, और आपका अभी आप आगे पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, आपका प्रीलिमिनरी सर्वे होता है और आपका एक फाइनल सर्वे होता है। अब सारे सर्वेज में ऑब्वियसली कुछ अलग अलग काम होता होगा, तो ये सारे काम अल्टीमेटली क्या करते हैं, रोड के अलाइनमेंट को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले यूनिट में जो हम लोगों को हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब है हम लोग रोडवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो हम लोग पहले कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने तरीके के ये सारे जो आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी आप देखें, रेलवेज, रोडवेज, ये सब क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। अब जो चीज़ें हम आपको इस पूरे सब्जेक्ट में या कोई भी सिलेबस जो हम पढ़ाते हैं उसमें जो मेरा पहला जो प्राइम टारगेट रहता है, क्योंकि आप लोगों को 2 तरीके के डाउट्स होते हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल, जो कि हम आपको क्लियर कर देंगे, वो आप हम पे छोड़ सकते हैं। दूसरा आपको प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज इश्यूज़ का, कि आप जो एग्ज़ाम, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होते हैं, लेकिन ये बता भी नहीं पाते हैं। तो उस वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप मेरा वो लैंग्वेज सुन लेते हैं जो हम जनरल हिंदी में बोलते हैं, तो उससे आपको क्या होता है कि वो जो आपको कि जैसे क्या है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, आपको मेरे लैंग्वेज सुन करके समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको ये थ्योरी रटना नहीं पड़ेगा। आपको कुछ लैंग्वेज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, कहीं पे ग्रामर्स लगाने का, इसके जगह पे एंड आर लगा देंगे, एंड लगा देंगे, वो सब इश्यू थोड़ा बहुत हो सकता है। मगर एसबीटी में भी जब कॉपी चेक किया जाता है ना, तो कुछ इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। ओवरऑल टीचर ये देखते हैं कि आपको, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका जो आप आंसर लिखे हैं आपको ओवरऑल उसका नॉलेज है या नहीं है। तो आप, मेरा जो तरीका है जो अभी तक बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को ये सूट करता है कि हम पहले किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब सिंपल लैंग्वेज में वो कहानी समझ में आ जाती है, फिर उसको हम इंग्लिश में जब हम एक बार पढ़ देते हैं, इस सारे नोट्स को हम पढ़ करके लाइन बाय लाइन भी आपको समझा देते हैं। इससे क्या होता है, ये टॉपिक जो होता है ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, जो है ट्रांसपोर्टेशन तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ियों की बात करते हैं। इंजीनियरिंग जब हम उसमें वर्ड लगा देते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वो चीज़ है कि जब हमको किसी भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को अप्लाई करना है किसी जगह पे। अब जैसे हमको अगर बसेस को या ट्रक्स को अप्लाई करना है रोड पे, अब बस ट्रक्स जब रोड पे आएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला कि रोड किस टाइप का होगा, आपको ये पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, कि अगर आप इस पर ट्रक्स को मूव कराना चाहते हैं, अगर आपके गाँव का मिट्टी का सड़क है और आप उस पर ट्रक्स को अगर चलाना चाहते हैं, उस ट्रक्स में अगर सामान भरा हुआ है, तो आपको पता है वो कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएगा। कहीं पे मिट्टी क्या होगा, एक्सेसिव सेटलमेंट हो जाएगा, दब जाएगा मिट्टी। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी गाड़ी की बात करते हैं, किसी भी ट्रेन की बात करते हैं, तो किस चीज़ पे वो चलेगा उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको रोड के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, जो इसी सिलेबस में डिस्कस होगा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसके थिकनेस वगैरह के बारे में, कि अब किसको कितने थिकनेस का देना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। रोड्स की बात हो रही है, गाड़ियों की बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो जितना भी बात होगा इसमें ट्रक के टाइप्स का भी डिस्कशन नहीं होता है। जब भी डिस्कशन होगा, रोड किस तरह का बनना चाहिए, कितने तरीके का रोड हो सकता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी आप बहुत सारे नाम अभी आगे नोट्स में देखेंगे जो आप पहली बार सुनेंगे कि ऐसा भी रोड होता है। तो वो रोड आप देखे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसका नाम ये होता है। अब अगर आपको कोई कह देगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाना है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाना है, तो किसको कहेंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये एक इंजीनियर को पता होना चाहिए। इसके लिए यूनिट नंबर 1 में ये सारी चीज़ें ही बताई जाती हैं। 2 से हम लोग फिर थोड़ा टेक्निकल होते चले जाएंगे। पहला वाला यूनिट का जो आप लेक्चर देखेंगे, आपको लगेगा कि काफ़ी ईजी पेपर है भी ईजी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग डिफ़िकल्ट पेपर नहीं कंसिडर होता है। बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, कुछ फार्मूलाज हैं जो एम्पेरिकल है आपको याद रखने होंगे। उस फॉर्मूला को याद रखने का लॉजिक समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको वो फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, कुछ फॉर्मूलाज है जो बार बार पढ़ते रहने से याद हो जाएगा, कुछ है जो आपको बस समझना है कि क्या हो रहा है और आपको फॉर्मूला अपने आप दिमाग में आपके चलता रह जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि जिस चीज़ को चलाने वाले हैं, उस चीज़ को किसके ऊपर चलाने वाले हैं, उसके लिए हम लोगों का क्या प्रिंसिपल होगा, क्या प्लानिंग करेंगे हम लोग, क्या एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे थिकनेस हम लोग कैलकुलेट किए कि कितना थिकनेस हम लोग लगाने वाले हैं अपने रोड में, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी गाड़ी हम लोग ज़्यादा चलाने वाले हैं रोड पे। अगर आप अपने घर के सामने की कोई गली है, अगर आप वो बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको ट्रक के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो आप कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन कहलाता है एनालिसिस।
प्लानिंग किसको कहते हैं? जो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे एक रोड बनाया जाए, इस रोड पे क्या गाड़ियाँ मैक्सिमम चलने वाली हैं, कितना इसका थिकनेस देना चाहिए, कॉस्टिंग इसका कितना होगा, ये सारे कैलकुलेशन जो आप सोचते हैं कि ये एक बैठ करके जो एक मीटिंग होती है और सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर में आती है। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कि किस, जैसे अब आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट जैसे नेशनल हाईवे, अब नेशनल हाईवे का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि आपके जो स्टेट कैपिटल्स हैं वो दो दूसरे स्टेट कैपिटल से एक स्टेट कैपिटल्स को ये इस तरह से जोड़ेगा, या फिर जो नेशनल कैपिटल है उसको आपके किसी स्टेट कैपिटल से जोड़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि कंट्री का जो सेंटर होता है वो कैपिटल होता है, स्टेट का जो सेंटर होता है वो स्टेट का कैपिटल होता है। तो इस तरह से मेजर इंडिया में अपने कंट्री में कहीं भी मूव करने के लिए जो आप रोड का इस्तेमाल करेंगे वो क्लासीफाई होगा नेशनल हाईवे में। और आजकल एक और चल रहा है जो है एक्सप्रेसवे, ये है। फिर उसके बाद आपके स्टेट में आपके कैपिटल से किसी दूसरे मेजर शहर तक जाने के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो कहलाएगा स्टेट हाईवे, एसएच। तो ये सारे क्या है? प्रिंसिपल्स हैं कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के, कि कौन सा रोड कहाँ पे हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के लिए काम आता है, ये सारी चीज़ों की जो आप पढ़ाई करते हैं ये कहलाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब इसी चीज़ को आप जब यहाँ लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल्स है हम लोग उसको इस्तेमाल में लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। एनालिसिस मतलब क्या? एनालिसिस मतलब है कि आपके जो रोड है, आपको जैसे अगर ट्रक चलाना है तो ट्रक चलाना है तो उसके लिए रोड का थिकनेस कुछ इतना रिक्वायर्ड होगा। आपके रोड्स पे अगर साइकिल ज़्यादा चलना है तो उसका थिकनेस कुछ इतना रिक्वायर्ड होगा। ये कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा इसको जो निकालते हैं कैलकुलेट करके, ये अलग अलग, ये कहलाएगा आपका डिज़ाइन। जब भी आप इंजीनियरिंग में डिज़ाइन वर्ड अब से सुनेंगे, आप अभी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब आप जब भी डिज़ाइन वर्ड सुनेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिस चीज़ को बनाने वाले हैं उस चीज़ का जो साइज़, वेट, जो सारे डायमेंशंस हो गए उसको निकालने को कहते हैं डिज़ाइन। अब आप वो जो ऑटोकैड ड्राइंग जो आप अपने टर्म वर्क में करने वाले हैं या जो आप घर का प्लान बनाते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं इंजीनियरिंग में। जनरल वर्ड में लोग कहते हैं डिज़ाइन बना दो, लेकिन वो डिज़ाइन जब आप सिविल इंजीनियरिंग में बोलेंगे तो वो आ जाएगा हमेशा किसी न किसी चीज़ का लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, ये सब कैलकुलेट करने में। ये जो चीज़ आप निकालेंगे ये डिज़ाइन कहलाएगा। और जो आप कैलकुलेशन किए कि स्ट्रेस कितना आ रहा है, पढ़ते हैं ना आप लोग 3rd सेम में आप अपने पढ़े होंगे, आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में भी आप कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या है जो आप कैलकुलेशन करते हैं कि कितना स्ट्रेस आ रहा है या कितना स्ट्रेन आ रहा है, ये सारी चीज़ें, और इसके हिसाब से आप निकालते हैं कि सेक्शन मॉड्यूलस कितना होगा। अगर नहीं पढ़े आप सेक्शन मॉड्यूलस तो कोई भी चीज़ अगर आप स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं कि एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये जो आप एरिया निकाले ये डिज़ाइन का पार्ट हो गया। जो आप फोर्सेस कैलकुलेट किए, आप एनालिसिस किए, आप जांच पड़ताल किए, इसको कहते हैं, एनालिसिस को कहते हैं जांच पड़ताल। तो आप जांच पड़ताल करते हैं कि इस रोड में एक्चुअली में होने क्या वाला है, ट्रक का चक्का यहाँ पे अगर आएगा तो क्या इम्पैक्ट डालेगा इस पूरे पोर्शन में, उसको कहेंगे एनालिसिस। अब उससे बचने के लिए कितना थिकनेस का हम लोगों को रोड देना पड़ेगा, ये थिकनेस कैलकुलेट होता है डिज़ाइन में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चारों वर्ड्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये चारों वर्ड क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन टू द डिसिप्लिन्स कंप्राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो आपको ट्रांसपोर्टेशन जिस भी चीज़ का, जैसा हम आपको बताया ना, रोड पे चलना है गाड़ी तो हाईवे इंजीनियरिंग, पटरी पे चलना है ट्रेन तो रेलवे इंजीनियरिंग। तो जो भी आपका डिसिप्लिन रहेगा, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, जिस भी डिसिप्लिन में आपका ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, उसमें जो आप ये सारे एनालिसिस और प्लानिंग और डिज़ाइन करते हैं ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्ट कौन कौन से डिसिप्लिन है जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में आएंगे, तो जैसे कि आपका व्हीकल्स की बात होगी। अब जैसे रेल की बात की तो रेल का हम लोग क्या करते हैं, उसका जो ट्रैक होता है, ट्रैक का चौड़ाई कितना है, आपका जो व्हील्स है उस व्हील का डायमीटर क्या है, उसका कोनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आगे आएगी। फिर हम लोग जब गाड़ियों की बात करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम चौड़ाई की बात करते हैं। अब कितने कंपनीज़ के ट्रक्स चलते हैं उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग एक मैक्सिमम चौड़ाई की बात करते हैं कि अगर किसी हाईवे पे हम लोगों का ट्रक चलना है तो किसी भी एक ट्रक का मैक्सिमम चौड़ाई कितना हो सकता है, उसको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना,
क्योंकि इंडिया में अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के ट्रक्स बनाते हैं। कोई आपका ट्रेलर वाला होता है, कोई आपका कार्स को लेकर के साथ में चलता है, कोई में आपका जो नॉर्मल ट्रक्स जो आप देखते हैं जिसमें सामान भर के ले जाते हैं। तो उसमें से सबसे वाइडर कौन सा ट्रक होगा, सबसे लंबा कौन सा टाइप का होगा, तो वो टाइप्स हम लोगों को एक बुक से पता चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं IS कोड। अब से आप ये वर्ड हमेशा सुनने को आपको मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स में कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स कुछ कहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक रूल बुक्स प्रोवाइड करती है। उस रूल बुक्स के अंदर सारी चीज़ें बताई होती हैं कि मैक्सिमम चौड़ाई आपको किसी भी व्हीकल का कितना लेके चलना है। वो सारी कंपनी जो इंडिया में बनाती हैं ट्रक्स को या बसेस को, उन सब का एक गाइडलाइन होता है, वो भी उसी गाइडलाइन को फॉलो करती है। तो जब जैसे टाटा अगर किसी ट्रक को बना रही है तो वो भी IS कोड का ही हेल्प लेती है। IS कोड कहता है मैक्सिमम 2.5 मीटर एक व्हीकल का आपको विथ लेके चलना है B। अब 2.5 मीटर अगर एक व्हीकल का मैक्सिमम विथ है तो आप किसी भी रैंडम ट्रक को उठा के मेजर कर लीजिए, वो 2.5 से कम होगा। क्यों कम होगा? इसी वजह से, क्योंकि IS कोड कहता है कि 2.5 मीटर से कम होना चाहिए। तो बोलता है मैक्सिमम आप 2.5 मीटर के लिए आप किसी भी रोड को डिज़ाइन कीजिए, तो व्हीकल की चौड़ाई को ध्यान में रखिए। और लंबाई के लिए वो बता देता है कि अलग अलग क्राइटेरियाज है, क्योंकि लंबाई को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको व्हील्स ज़्यादा होते हैं, कुछ ट्रक्स में व्हील्स कम होते हैं। उस हिसाब से आपका व्हीकल का जो लंबाई होता है वो वेरी करता है। तो उसके लिए भी IS कोड आपको कंडीशन बताता है, जो आप यूनिट नंबर 2 में जब पहुँचेंगे तो वहाँ इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब डिसिप्लिन की बात किए कि किस डिसिप्लिन में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे जैसे व्हीकल्स के बारे में जानेंगे, उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, रोड का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिस पे कोई व्हीकल चलेगा उसकी बात हो रही है। उसके बाद सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। अब मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पे आपको यहाँ पे कोई इस तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, तो ऑब्स्ट्रक्शन दिखा और आपका व्हीकल यहाँ चल रहा है, ये आपका व्हीकल चल रहा है, तो आप जब इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखेंगे, अगर आपको इससे बचना है, अब मान लीजिए कि आप इस तरह से टर्निंग पे जा रहे हैं, अब टर्निंग पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया गया और ये आपको पता चलता है जब आपकी गाड़ी यहाँ पहुँचती है तब, तो ऑब्वियसली आप ब्रेक मारेंगे तो भी, ब्रेक भी जब आप लगाते हैं कार में या बस में तो कुछ दूरी चल के वो रुकती है ना, तो आपको यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा या नहीं रहेगा ये भी सेफ्टी इश्यूज़ में आता है। क्योंकि अब ये तो ऐसा चीज़ है ना, स्ट्रेट रोड में तो आप बहुत दूर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सामने में ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन कर्व में क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी है तो आपको ये यहाँ से सीधा यहाँ दिखेगा, इधर का नहीं दिखेगा। जब गाड़ी कुछ स्पीड में चल रही है, जब यहाँ पहुँचेगी तब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई एक पेड़ जैसे आया हुआ है, तो फिर अब वो ब्रेक मारना शुरू करेगा, इधर जा नहीं सकता है, मान लीजिए कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें हिट कर जाएगा। तो तब गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये पेड़ यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो कैसे पता चला कि कौन सा पेड़ वहाँ पे नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मतलब वो साइड डिस्टेंस जिस पे हम लोगों को इतना डिस्टेंस तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा। अगर हम इतना डिस्टेंस जो है अगर हमको नहीं अगर मिलेगा तो फिर हम गाड़ी कैसे रोकेंगे, ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। इस डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ये चीज़ क्या है, ये निकालेंगे आप जब यूनिट 2 में आएंगे तो आपको पता रहेगा कि किसी भी एक व्हीकल को कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, अभी तक आप सोचते हैं ना कि हम ब्रेक मारेंगे और अपने व्हीकल को स्टॉप कर लेंगे। ये चीज़ जब आप ये कैलकुलेट करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी व्हीकल 80 के स्पीड पे चल रही है तो कितना मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा मीटर्स में, जो आपका व्हीकल का स्पीड 0 हो जाएगा। सिंपल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। सिर्फ आपको जो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में, वो सारे को कंबाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 80 kmph से 0 kmph तक आने के लिए आपको कितना डिस्टेंस का मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। और उससे अब आप जब अगली बार जब अगर आप गाड़ी चलाते हैं और जब आप रोड पे जाएंगे तो आपको तब एक रियलाइजेशन होना अब शुरू हो जाएगा कि आप क्लास में पढ़े थे कि 80 km/h से 0 पे आने के लिए अगर फॉर एग्जांपल 118 मीटर का रिक्वायरमेंट है तो आप इससे कम में किसी हाल में गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि फिजिक्स के सारे लॉस के हिसाब से ही वो 0 पे पहुंचा है। अब जैसे अगर आप कहीं से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो होगा, वो क्या होगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो होगा ना। आप इससे 2 गुना थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका ग्रेविटेशन का नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू है।
तो उसी अभी इसके हिसाब से ही ना आप कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से 80 से 0 आने में जो रूल्स है वो तो व्हीकल तो उसी को फॉलो करेगा। आप ब्रेक लगाएंगे तो व्हीकल का चक्का तो रुक जाएगा, लेकिन क्या होगा, व्हीकल स्लिप तो करता रहेगा ना। तो इसका मतलब है कि आप ग्रेजुअली ब्रेक अप्लाई करेंगे। ग्रेजुअली ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो अगर 118 मीटर जाता है तो अगली बार से आपको पता चल जाएगा कि जब आप किसी एक पार्टिकुलर स्पीड पे चला रहे हैं तो उसके लिए अगर सामने से कोई आदमी आ गया या कुछ आ गया तो आप रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। ये चीज़ जो आपके सीनियर्स होते हैं उनको इस तरह से पता होता है कि उनको पता रहता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो एक फिजिक्स का रूल है, इसको आप अवॉइड कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आप कई बार सुनते हैं जब आपको कोई बड़े लोग कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाया करो क्योंकि कोई आएगा तो गाड़ी नहीं रोक पाएंगे। उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंस में कह तो देते हैं कि रोक लेंगे, टर्न ले लेंगे, बट एक्चुअली में फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो उतना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा जो कि सडनली कभी नहीं मिलेगा। कोई बहुत दूर से जा रहा होता है तो फिर आप व्हीकल रोक लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर होंगी। तो ये जो सेफ्टी वाले बात पे हम इतना दूर चले गए, ये जो सेफ्टी की बात हो रही थी ना, ये उसी चीज़ की बात हो रही थी कि रोड टूटना नहीं चाहिए, वो भी सेफ्टी है। रोड का आप क्या कहते हैं कि कितना डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होगा, अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो कितना डिस्टेंस तक लग जाएगा आपको ओवरटेक करने में। आप सोचते हैं बहुत आसानी से कि हम यहाँ से जा रहे हैं, सामने से एक व्हीकल मिलता है, हम रास्ता बदल लेंगे और यहाँ से इस तरह से निकल जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ सोचे, और ये सोचने वाला भी टाइम साथ में काउंट होता है, तो यहाँ सोचे और यहाँ पे अल्टीमेटली आपका व्हीकल जो है वो यहाँ पहुँचा तब जाकर के आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इतना डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगने वाला है सेकेंड्स में, ये भी कैलकुलेट होता है इसी हाईवे इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 2 में। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई सामने से व्हीकल आ रहा है तो आपको जब आप ये कैलकुलेशंस देखेंगे ना तो एक अंदाज़ आपको लगने लग जाएगा कि जनरली 50 मीटर तक अगर ओवरटेक करना है तो आपको अगर वहाँ पे 40 सेकेंड्स लगता है तो फिर आपको कहानी समझ में आने लग जाएगा कि 40 सेकेंड्स में आप अगर क्रॉस कर सकते हैं तो अगली बार से आप क्रॉस करेंगे, या नहीं तो आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी वाले पार्ट को कवर करती हैं। ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताए, ये जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो आप निकालेंगे, ये सारी चीज़ें सेफ्टी में आती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जब आप पढ़ रहे हैं, अब इसी तरह से ये चीज़ रेलवे में भी चला जाता है। रेलवे में भी फिर सेफ्टी का अपना इंपॉर्टेंस होता है कि सुपर एलिवेशन कितना देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका टर्निंग हो और टर्निंग पे आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किए, व्हीकल 100 पे चल रहा था, आजकल तो 120 भी पार होता है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो फिर जब उतने स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो जब वो टर्न होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा। तो जब तक आप ट्रैक को एक तरफ से उठाएंगे नहीं तब तक वो उसको काउंटर नहीं कर पाएगा, तो व्हीकल आपका ओवरटर्न हो जाएगा। तो सेफ्टी वहाँ पे भी इशू होता है। फिर सुपर एलिवेशन के बारे में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग में जब पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में होगा तो पूरी तरीके से पढ़ेंगे, नहीं होगा तो भी आपको कॉन्सेप्ट तो हम बताएंगे ही, तो आपको वहाँ पे भी आइडिया होगा। जो ये जो सारी चीज़ों को हम अप्लाई कर रहे हैं ना, इसी साइंस को कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आप यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं किसी का ओवरव्यू, यूनिट नंबर 2 अगर आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, तो अब आपको यूनिट नंबर 2 का मकसद समझ में आ जाना चाहिए। ये मकसद समझाने के लिए ही आपका ये वाला जो यूनिट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, जो पहला यूनिट होता है, वो आपको यही समझाता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों का जो आगे आपसे जो स्टार्ट किए, आज लेक्चर 1 है, जो आप देखेंगे लेक्चर 2 से धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों को ही जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, हम इसी के ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, अब जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये आपके जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपको 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन आपके कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप 8 टॉपिक्स कम से कम उस पर लिखिए, क्योंकि हर टॉपिक पे हाफ मार्क्स का भी अगर टीचर कहीं से मार्क्स डिडक्ट करना चाहेगा, क्योंकि यूनिट 1 थ्योरी है तो चांसेस है कि 6 का क्वेश्चन पूछ लिया अगर थ्योरी तो आपको 4 मार्क्स उसमें दे दे। तो अगर 6 का है तो हम आपको कहेंगे कि सारे पॉइंट्स लिख जाइए, लगभग 11-12 पॉइंट्स हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर 4 का है तो इसमें से कोई 8 लिख लीजिए जो आपको याद रह जाता है। और सब सिंपल है, क्या क्या वो जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेशनल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन आपके नेशनल डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ करवाता है, आपके कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन होता है तभी तो आप कहीं का बना हुआ सामान कहीं आप बेच पाते हैं। अगर पंजाब में बहुत सारे सामान बन गया है और पंजाब में अगर वो ख़त्म नहीं हो सकता है तो पूरे इंडिया में जाएगा, तभी तो वहाँ के फार्मर्स जितना मेहनत किए थे उसके बदले उनको पैसा मिल पाएगा।
फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, फिर उनका भी उसी में आपको प्रॉफिट है। फिर जो ये पूरा सिस्टम है, जैसे अब नेशनल हाईवे बना है तो उसमें जिन्होंने नेशनल हाईवे जिन कंपनीज ने बनाई थी उनका भी प्रॉफिट है। अगर गवर्नमेंट ने बनाया था तो गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट है। फिर फार्मर, क्योंकि इस बार अगर सफिशिएंटली उनको इनकम रहेगा तभी तो नेक्स्ट टाइम वो कोई और चीज़ बना पाएंगे। तब तक आप गर्मी में कुछ और खाते हैं, जाड़ा में कुछ और खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको करवाती हैं। आपके ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ करवाता है। अब इसमें अभी ये बात नहीं हो रही है कि रेलवे कराता है कि रोडवेज कराता है, अभी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। अभी आप ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ रहे हैं। अभी सब कुछ है, रेलवे भी है, वाटरवेज भी है। अब जैसे अंडमान एंड निकोबार है, अब वहाँ भी तो लोग रहते हैं, वहाँ जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ वाटरवेज के बल पे ही तो हो रहा है। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार कहाँ आपके सिचुएशन है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में या तो तमिलनाडु से आपका शिप जाएगा या फिर आपका वेस्ट बंगाल से शिप जाएगा। तो वहाँ आपको सिर्फ वाटरवेज ही इकलौता होप है जिससे वहाँ डेवलपमेंट का सारा सामान, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ ईंटा कैसे पहुँचता होगा, ब्रिक, वहाँ सीमेंट कैसे पहुँचता होगा। सीमेंट बन रहा है आपका चेन्नई में अगर, तो वो पहुँचता ही है वाटरवेज के थ्रू। तो अल्टीमेटली क्या है, अंडमान एंड निकोबार भी आपका ही पार्ट है कंट्री का, तो उसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है, वाटरवेज कर रहा है। जो हम लोगों के ये जो नॉर्दर्न इंडिया में जो जितने शहर हैं वो आपके रोडवेज और रेलवेज से आपके कनेक्टेड है। ठीक है। प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स, अब ये क्या है, जैसे आप बिहार में मान लीजिए आपके पास कोई एक पार्टिकुलर चीज़ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब वो आप चाहते हैं कि आप उसको आसपास के पूरे एरियाज़ में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि वो आपको सस्ते दामों पे मिल सके। अब आप ऑब्वियसली इसको अमेरिका भेजना चाहेंगे तो अमेरिका वाले को जो मिलेगा वो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन आपको जो मिलेगा, जैसे आप अगर मान लीजिए कुछ पटना में अगर बना है और आप उसको भेजना चाहते हैं वाराणसी, तो वो क्या आप डायरेक्टली किसी एक ट्रेन के थ्रू भेज सकते हैं, बस के थ्रू भेज सकते हैं, रोडवेज, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसमें क्या है कि आपका प्लेस यूटिलिटी, मतलब जहाँ बना है और उसके आसपास में बेचने से उसका अपना एक प्रॉफिट का एक फ़ायदा रह जाता है। आपको भी वो सामान सस्ते में मिलेगा क्योंकि आपके नज़दीक के एरिया में ही बना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। हर चीज़ का एक लिमिट है इंडिया में कि प्रॉफिट भी कितना जुड़ सकता है। किसी चीज़ का एमआरपी रखना है तो उसका कॉस्ट कितना है बना हुआ और उसमें कितना मार्जिन रखना है, वो सब चीज़ डिसाइड करके उसका प्राइस बनता है। इसी को पटना से वाराणसी नहीं भेज के आप पटना से भेज दीजिए आप दुबई, या आप भेज दीजिए अमेरिका, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होगा, तो वो प्लेस, उसका प्लेस यूटिलिटी वाला जो फ़ायदा है वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये प्लेस यूटिलिटी का फ़ायदा क्यों मिला, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास। ट्रांसपोर्टेशन है तो आप अपने आसपास के सब जगहों पे उसको फैला पा रहे हैं, आप उसको दूर दूर तक भी फैला पा रहे हैं। तो आपके पटना का बना हुआ कोई चीज़ भी किसी और जगह में बहुत फेमस हो रहा है और उसका डिमांड हो रहा है, ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ट्रांसपोर्टेशन है। अदरवाइज लोग एक बार खाते उसके बाद भूल जाते, फिर बोलते हैं अगली बार अब जब कोई जाएगा तो फिर लेके आएंगे। अब आपको अपने जगह पे ही मिल जा रहा है वो चीज़। ठीक है। टाइम यूटिलिटी ऑफ गुड्स, आपको जो चीज़ आप कुछ ऐसे अनाज होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, जैसे मिल्क है आपका, मिल्क आपका आज बना है सुबह और वो आपको जैसे रात में 2 बजे आपका प्रिपेयर्ड हुआ है, जो उसका हम लोग सारा प्रोसेसिंग करते हैं। मिल्क तो जैसे आपको जो भी आपको जिस सोर्स से मिल्क मिलना है वो तो आपको मिल गया, उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको जो भी उसमें अगर कुछ पॉसिबिलिटी अगर कुछ हो गया है कि आपको कोई उसमें ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं तो उन सबको ट्रीट किया जाता है, जो आपको किस में होता है, मिल्क डेयरीज वगैरह में होता है। फिर उसके बाद वो पैकिंग उसका कंप्लीट हुआ। अब पैकिंग कंप्लीट होने के 24 घंटे के अंदर में वो मिल्क कंज्यूम होना चाहिए। ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है कि आप कहीं का बना हुआ पैकेट पैक किया हुआ मिल्क आप इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में 24 घंटे के अंदर में आपको मिल जा रहा है, क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या कर रहा है, आपको टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। आप जिस वक्त चाह रहे हैं उस वक्त आपको मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका जो जैसे पूरी रात आप सो रहे हैं तो पूरी रात में पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैल जा रहा है। अब कहीं का बना हुआ चीज़ है और आप सुबह में आप दुकान पे गए और आपको वो सामान अवेलेबल हो गया, तो क्यों पॉसिबल हुआ वो हुआ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इसी चीज़ को कहते हैं टाइम यूटिलिटी। आप जब चाहें जल्द से जल्द आपको कोई चीज़ चाहिए वो आपको मिल जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसको तुरंत कंज्यूम करनी है, वो तुरंत कंज्यूम एक शहर में जहाँ बना है सिर्फ वहाँ नहीं हो पाएगा, बहुत मास में बना है। तो वो क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि 5 से 6 घंटे में आपके नेशनल हाईवेज़ बने हैं, आपके रेलवेज़ जो हैं जिसमें से हाई स्पीड ट्रेन हैं, उनमें आपको लास्ट वाला जो बॉगी होता है वो आपका लगेज वाला होता है। तो उन सब को यूज़ करके सारे प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी आपको पहुंचा दिया जा रहा है। ये कहलाता है आपको टाइम यूटिलिटी के अंदर में। इसके सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब आप ये पीडीएफ देखेंगे तो जो जो चीज़ हम आपको बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी।
बट क्योंकि अभी हम आपको लेक्चर ले रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें समझ लेना। और फिर जब आप नोट्स देखेंगे, जैसे अभी इसका हम डिटेल अभी इसका सारा टॉपिक नहीं लिखे हैं, तो हम जब ये लेक्चर अभी आपका कंप्लीट होगा, उस कंप्लीट होने के बाद हम आपको इन सारी चीज़ों को इतना लिख देंगे 2-2 3-3 लाइन सब में कि ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको अभी सिर्फ ध्यान रखना है अपने समझने के ऊपर में, सारे नोट्स सारी चीज़ें प्रिपेयर करके हम जितना ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन हो रहा है हम उतना यूज़ करके आपको अलग अलग इस तरह से बना रहे हैं ताकि पढ़ते पढ़ते बोरिंग नहीं लगे। आपको बोरिंग नहीं लगेगा तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या रोल है, किस तरह से फ़ायदा दे रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। सेम आप इसको मिल्क के एग्जांपल से भी मैच कर सकते हैं कि आपका मिल्क बना है, अगर वो आपका 20 घंटे के बाद कहीं पहुंचता है तो ऑब्वियसली 1 घंटे के अंदर में उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, वो दूध आपका फट जाएगा, तो फिर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन मतलब क्या कि क्वालिटी ऑफ गुड्स को कैसे बचा के रख रहा है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, चाहे रोडवेज चाहे रेलवेज। आपके नागपुर में या नासिक में आपका बना हुआ जो आपका जो खेत से आपका ओनियन आता है, वो ओनियन आप बिहार में या बंगाल में या असम में अगर आप खा रहे हैं और उस मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसको प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्वेशन मतलब बचाना। तो कैसे बचाए, ट्रांसपोर्टेशन बचाता है, रोल है ना ट्रांसपोर्टेशन का एक नेशनल डेवलपमेंट में, ये भी रोल है कि वो क्वालिटी को बचा के रखता है। मास प्रोडक्शन, अब आप मास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, अब आप फैक्ट्रीज थोड़ा दूर भी अगर लगा रहे हैं तो भी आपको कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पहले सिर्फ दिल्ली से आता था, अब आप मान लीजिए आप दिल्ली के बाद कोलकाता बना दिए, अभी भी आपको बिहार में जो सामान है वो दिल्ली से भी आपका आ सकता था और कोलकाता से भी आ सकता है। तो आपको ये जो अब कोलकाता में जैसे आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मास प्रोडक्शन कोलकाता से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उड़ीसा भी जाएगा, बिहार भी जाएगा, झारखंड भी जाएगा, बंगाल भी जाएगा, इस तरह से। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, नन एक्सप्लॉयटेशन होगा, नन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई एक सिटी है जो पहले यहाँ पे आपका बसा हुआ था, अब यहाँ कोई एक सिटी है जहाँ पहले के ज़माने में जब आपको यहाँ ए सिटी से बी सिटी जाने में 4 दिन लग जाता और फिर उस 4 दिन फिर वापस आने में भी लग जाता, तो आपको कोई यहाँ एक ऐसा सामान मिलता है जिससे इस सिटी को हेल्प मिल सकता है, बट उसको यहाँ लाते लाते में वो ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हो सकता है, तो अगर आप उसको जा करके वापस यहाँ नहीं ला सकते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने आसपास के एरियाज़ में उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। और जब आप अपने आसपास के एरिया में सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे तो आसपास के एरिया में क्या मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो सकता है, चाहे वो आपको जैसे मान लीजिए आप फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ ये कोई बहुत दूर है, मान लीजिए 500 किलोमीटर है, अब यहाँ से आपको यहाँ कुछ मान लीजिए प्लाईवुड मिलता है या कोई भी ऐसा प्लास्टिक का कुछ ऐसा चीज़ मिलता है जिसको आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। यूज़ करने से आपको मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अब क्योंकि 500 और 1000 किलोमीटर आप इसको ला नहीं पाएंगे, आपके पास अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप लोकल में ही जो पेड़ अवेलेबल है उसको काटते, उसका लकड़ी को इस्तेमाल करके आप अपना काम कर लेते। तो हम लोग लकड़ी को छोड़ करके प्लाईवुड पे कैसे बढ़ पाए, जब जिस तरफ वो बन रहा है वहाँ से वो हम लोगों को अपने किसी सिटी में मिल गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना हम लोग बंद करके जो आर्टिफिशियल चीज़ें जो अवेलेबल है मार्केट्स में उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट नेचर थोड़ा टाइम ले पा रहा है अपने आप को हील करने के लिए। फिर अल्टीमेटली वो ज़्यादा दिन चल रहा है। जैसे फॉरेस्ट है, अब तक में जैसे अमेरिका वगैरह में फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं क्योंकि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारे एक्सप्लॉइट हो गए हैं। अब वो वैसे ही डिपेंडेंट है किसी और कंट्रीज से, बट क्योंकि अब वैसे ही पावरफुल हो गए हैं इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको जो डिपेंडेंसी है फूड वगैरह में वो खास करके एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी है, वो अपना कुछ नहीं बना सकते, जो बनाएंगे वो आर्टिफिशियल होगा। तो फिर वो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो हम लोगों के कंट्री में एक डेवलपमेंट ये भी है ट्रांसपोर्टेशन का कि हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से बचाता है, हम लोगों को ईजी सब्स्टिट्यूट घर पे ला करके मिल जाता है। ठीक है, आजकल तो एक और वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, ई कॉमर्स सिस्टम। ये ई कॉमर्स भी क्या है, ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको कोई चीज़ 4 दिन में मिल जा रहा है, आपके घर पे डिलीवरी मिल जा रहा है, ये क्यों पॉसिबल हुआ है, ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से तो पॉसिबल हुआ ही है। साथ ही साथ जो कुरियर सिस्टम है, वो कुरियर सिस्टम बेसिकली व्हीकल्स पे डिपेंड करता है, रेलवेज़ पे, रोडवेज़ पे। तो ये आपको 4 दिन में आपके पास सामान पहुंच जा रहा है, बेंगलोर से, तमिलनाडु से,
1000-2000 किलोमीटर चल करके, तो वो भी एक आपका क्या है, नेशनल डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर रहा है। बट क्योंकि एग्जाम में नहीं लिख करके आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन में अभी ये काउंट नहीं होता है। जब बुक्स रिवाइज होंगे, जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ये कंसिडर हो जाएगा, तो फिर आपको एग्जाम में लिखना है। अभी आपको ये, इसलिए तो हम बोले कि ये कुछ टॉपिक जो यूनिट 1 में है ना, ये ऐसे हैं जो आपको बस आप एक बार रीडिंग देंगे, आपको इसका नोट्स भी नहीं चाहिए, आप खुद लिख लेंगे। बट क्योंकि अब मेरा काम है कि हम आपको सारी चीज़ें टेक्निकली लिख करके प्रोवाइड करेंगे, उससे भी आप चाहें तो कुछ अलग लिख सकते हैं, बट उसमें गारंटी ये नहीं होती है कि आपको 6/6 मिलेगा या नहीं। इसमें एटलीस्ट ये गारंटीज होती है क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के आंसर्स होते हैं, तो वो उसी को हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है। अर्बनाइजेशन में हेल्प किया है नेशनल डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों का सिटी अर्बनाइज हुआ है, सिटी में बड़े बड़े आपकी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, आपका कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही किसी एक सिटी में पहुंची है। तो अर्बनाइजेशन में ये हम लोगों का हेल्प किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प किया है, अब लेंदी नहीं करते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स ये हम लोगों का कम हुआ है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है। इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो गया है कि अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन अगर पर केजी में कोई चीज़ 1 रुपीज़ लगता है एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट करके आपके शहर में लाने का, जो पहले 10 रुपीज़ पड़ता कम ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से, तो फिर उसका मेन प्राइस 10 रुपया है, ट्रांसपोर्टेशन 10 रुपया, और आपको वो आता आपके शहर में 20 रुपये में, जो ऑब्वियसली आपको 22 से 24 रुपये में बेचा जाता। अब उसमें 1 रुपया लग रहा है, तो 11 रुपया उसको टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, वो 14 से 15 रुपये में भी आपको बेच देगा। तो आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड आपका कम हुआ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक नीड्स में आपके इंडिया में हम लोगों के जो बॉर्डर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे हम लोगों का जो सप्लाई पहुँचाना होता है, कहीं पे ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज का बनाने का जो सारा सामान है, वो सारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, चाहे एयरवेज से, चाहे हम लोग रोडवेज से, हम लोग अपने बॉर्डर्स एरिया तक पहुंचाते हैं, जो हम लोगों के अल्टीमेटली डिफेंस में काम आता है। जहाँ जहाँ हम लोगों का इंडिया में बॉर्डर्स है, वहाँ वहाँ तक आपका इस तरह से रोड बना हुआ है, जो हम लोगों का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है इस तरीके से। तो ये आपको सारे बॉर्डर्स पे आप पहुँच पाते हैं। तो ये आप कैसे पहुँच पाते हैं? क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ है। आप यहाँ तक कि टैंक्स भी आप सारे ही बॉर्डर रीजन्स पे पहुँचा देते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके रोड्स, आपके जो रेलवेज है, वो सारी चीज़ें आपके डेवलप हो करके आपको इस सिटी से ले करके इस सिटी तक वो आपका कनेक्टेड है, आपका कंट्री वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कनेक्टेड है। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़, ये मिसलेनियस पॉइंट्स है कि जो आपके सोशल एक्टिविटीज़ है, कोई कहीं पे कोई कल्चरल इवेंट होना है तो उसमें आप सारे लोग जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रांसपोर्ट के वजह से ही आपको आई है। हर क्लास का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक आपके कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स है, रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, इन सारे को यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके नेशनल डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें से जितना आपको याद रहे आप उतना इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे, उतना आपको ये जितना ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स का चांसेस रहेगा। तो हमेशा याद रखिए 4 मार्क्स में 8 पॉइंट्स, 6 मार्क्स में 12 पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज वाले लेक्चर को हम लोग अब लेंदी नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन वाले की वजह से पहला डेमो लेक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट हाफ जो लेक्चर होता है वो बर्बाद हो जाता है इन चीज़ों को बताने में। अब बाकी जो हम लोग रिमेनिंग हाफ पोर्शन में ये टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें हम लोगों का इंपॉर्टेंट जो थ्योरी क्वेश्चन है वो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है। ठीक है। अब हम लोग सिलेबस के हिसाब से ही अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों का रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग आज जो है ये डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले दिन से इंपॉर्टेंस में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पहुंच जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें नोट्स में आपकी रहेंगी। ये एक जनरल नोट्स आपका ये एक सैम्पल है जो हम आपको अभी यूट्यूब पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये आपको बता देते हैं कि ये आपको डैट सर सिविल वाले ग्रुप में चले जाना है और वहाँ आपको ये नोट्स का PDF मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा जो ये नोट्स हम आपको बनाए हैं, ये अगर आपको अच्छे से वो मैसेज डिलीवर कर सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट्स का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन 4th सेम वालों के लिए और हम लोगों का एडवांस सर्वे, ये 2 सब्जेक्ट हम लोगों का 4th सेम के लिए चल रहा है। और 6th सेमेस्टर वालों के लिए हम लोगों का एडवांस RCC और हम लोगों का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जो बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, पब्लिक हेल्थ। इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर में कवर होता है। तो अभी हम लोगों का ये 2 पेपर 6th सेमेस्टर के लिए स्टार्ट हो रहा है और ये 2 पेपर हम लोगों का 4th सेमेस्टर के लिए स्टार्ट हो रहा है। यही 4 पेपर अभी हम लोगों का चलता रहेगा।
जब इसमें से कोई एक पेपर किसी एक सेमेस्टर का कंप्लीट होगा तो फिर उस समय हम वापस आप लोगों से डिस्कशन कर लेंगे कि आप लोगों को कौन सा पेपर का रिक्वायरमेंट है। अगर सही टाइम पे हम लोग किसी एक कोर्स को कंप्लीट कर दिए वक्त रहते हुए तो हम लोग दूसरा कोर्स स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको एग्ज़ाम के पहले आप उसको समझ ही नहीं सकेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई पेपर स्टार्ट करने का। और वैसे भी 4th और 6th टाइम में यही 4 पेपर हैं जो आपको आगे जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मेन पेपर है। हम वैसे पेपर ही ज़्यादातर डिस्कस करते भी हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करे। जब आप हमसे पढ़ रहे हैं कोई एक पेड कोर्स में तो आपका हम वो बेस बना दें कि आपको आज वो बताया हुआ मेरा 1 साल बाद भी याद रह जाए। तो इसीलिए हम आपको बिल्डिंग ड्राइंग्स और टेंडर्स एंड अकाउंट्स ये सब पेपर्स हम इसलिए ज़्यादातर डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो पहले इन पेपर्स को एटलीस्ट 60-70% कंप्लीट होने दीजिए ताकि हम लोग फिर टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, फिर कोई नया पेपर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से जैसे हम आज आपको ट्रांसपोर्टेशन का डेमो लेक्चर दिए, इसका नोट्स का PDF दिए, उसी तरह से एडवांस सर्वे का, एडवांस RCC का और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का भी यूट्यूब चैनल डैट सर पे आपको लेक्चर्स आ जाएंगे। आप उसको देखिए, आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर हमसे फुलफिल हो सकती है तो फिर आप मेरे इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे चले जाना है, वेबसाइट के अंदर आवर कोर्सेज़ है, आवर कोर्सेज़ के अंदर में आपको वो सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे जो हमारे जो भी कोर्सेज़ वहाँ हैं मतलब वो करेंटली चल रहे हैं। जो कोर्सेज़ वहाँ नहीं है मतलब अभी हम लोग स्टार्टअप ही नहीं किए हैं उसको। तो आप उसके अंदर जो भी कोर्स देखेंगे वहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर करेंगे, अंदर में पेमेंट करेंगे और आपको जो लॉगिन ID पासवर्ड आप यूज़ करेंगे वही आपका कोर्स को लॉगिन करने के काम आएगा। जैसे ही आप पेमेंट आपका कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होगा, आप लॉग आउट करके वापस से जब लॉगिन करेंगे तो आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको डेली आता रहेगा। अभी फ़िलहाल आपको वेबसाइट से ही वीडियोज़ को देखना है क्योंकि हम लोगों का ऐप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बनना। तो ऐप जब कंप्लीट होगा तो ऐप का नाम भी आपका डैट सर ही होगा, बट जब वो कंप्लीट होगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको लिंक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा किस तरह से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप ऐप से देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको वेबसाइट से ही अपने कोर्सेज़ को एक्सेस करना है, ठीक है। तो आई होप कि मेरा ये जो आज फर्स्ट लेक्चर आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, आपको मेरा ओवरऑल ये पढ़ाने का तरीका, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।